आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस में आज का अपना टॉपिक है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस यानी कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एल्कलोसिस मींस ब्लड पीएच का बढ़ जाना, है ना। ब्लड पीएच जो है वो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ गई है, मतलब उसकी नॉर्मल वैल्यू से उसका मान आ रहा है बढ़ के ज़्यादा, और उसके पीछे रूट कॉज है वो है रेस्पिरेशन यानी कि CO2। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। डेफिनेशन ये है आपके सामने कि ओवर ब्रीदिंग causes excessive CO2 exhaled out and causing the blood pH to rise। मतलब जो ब्रीदिंग बढ़ गई है, बढ़ी हुई ब्रीदिंग के कारण क्या हो गया, एक्सेसिव CO2 एक्सहेल्ड हो गई है, ज्यादा CO2 जो है ना, ज्यादातर CO2 क्या हो गई है, बाहर निकल गई है लंग्स के, जिससे ब्लड पीएच बढ़ गई है। अब आप डायग्नोस कैसे करोगे इसे? डायग्नोसिस के तौर पे हमने बात की थी कि एबीजी की जो रिपोर्ट आती है उसमें हम तीन ही चीजें देखते हैं, ब्लड पीएच, तो इस केस में मिलेगी आपको 7.45 से ज़्यादा, तो हम बोलेंगे ये है एल्केलोसिस। 7.45 नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 से 7.45, उससे ब्लड पीएच मिलेगी ज़्यादा तो हम बोलेंगे एल्केलोसिस। एल्केलोसिस के पीछे रीजन क्या है, तो हम देखते हैं डिक्रीज CO2। यहाँ पर CO2 की वैल्यू मिलेगी डिक्रीज, कम मिलेगी CO2 की वैल्यू। अब दूसरा देखते हैं SCO3, या तो मिलेगा नॉर्मल या फिर मिलेगा ये थोड़ा सा कम। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर क्या चीज है जो पते की है कि अगर SCO3 वैल्यू नॉर्मल या कम मिल रही है, हम नॉर्मली ये बात करते हैं कि जो SCO3 है इसको अपन यूज करते हैं एल्कलोसिस के फॉर्म में। एल्कलोसिस मतलब अगर ये मेटाबॉलिक केस होता तो ये वैल्यू बढ़ी हुई होती, लेकिन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के फॉर्म में, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के केस में ये दोनों वैल्यू या तो नॉर्मल मिलेंगी या मिलेंगी कम। SCO3 या तो होगा नॉर्मल या होगा कम, ठीक है ना, कम। जब अपन बात करेंगे तो अपन ने पता पड़ेगा कि ये नॉर्मल तो समझ आता है, लेकिन कम क्यों है, ये एल्कलोसिस है फिर ये कम क्यों है, अपन अभी बात करने वाले इसके लिए। तो डायग्नोसिस के लिए हमने ब्लड पीएच देखा, 7.45 से कम है। CO2 की वैल्यू देखी जो कि डिक्रीज है, नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से 45, तो यहाँ पर मैं 35 से नीचे मिलेगी, 35 से। अपन अभी एग्जाम्पल में बात करेंगे इसके बारे में, है ना। SCO3 की वैल्यू है तो नॉर्मल होगी या फिर होगी नॉर्मल से कम। तो हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें है ब्लड पीएच है इतना, PCO2 की वैल्यू दी है हमने 35 से नीचे, यानी कि नॉर्मल वैल्यू से ये वैल्यू कम है। और SCO3 हमने 24 मान लिया, 22 से 28 नॉर्मल एक वैल्यू होती है, उसमें से हमने 24 मान लिया। तो ये केस बनता है, ये बनता है एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस का, एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ओके, एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, एल्कोलोसिस ड्यू टू पीएच लेस देन, सॉरी मोर देन 7.45, और PCO2 जो लेस देन 35 है, इसके कारण बोले हम रेस्पिरेटरी, और ये रीजन बनता है एल्कलोसिस के लिए। तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे टर्म रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें आता है ब्लड पीएच, फिर से वही 7.45 से ऊपर, PCO2 वही आपकी कम है, लेकिन यहाँ पर SCO3 है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू से कम है। ध्यान देना इस बात की, कम है। अगर ये कम है तो ये केस बनेगा, ये केस बनेगा क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का। अब यहाँ पर ये कम क्यों है ये देखना है। जब शरीर में बहुत दिनों तक रेस्पिरेटरी रीजन से CO2 ज़्यादा वॉश आउट हो जाता है और बॉडी में जो पीएच है, ब्लड पीएच होती है एल्कलाइन, ठीक है, तो किडनी यही काम कर सकती है कि SCO3 को अपने सिस्टम से, SCO3 को अपने सिस्टम से निकाल दे, यानी कि उसका रीअब्जॉर्प्शन ना कराए। जब किडनी से निकाल देगी तो ये क्या होगा, कंपनसेट, तो इसे बोलेंगे कंपनसेटरी। ठीक है, तो कंपनसेट करेगी किडनी, और इस SCO3 को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगी, और ये SCO3 यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इस केस में SCO3 की वैल्यू घट जाएगी, नॉर्मल वैल्यू से कम आएगा SCO3, और ये हमें देखने को मिलेगा क्रॉनिक केस में, यानी कि कंपनसेटरी फेज में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट, कि ट्रीटमेंट आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है आपको अंडरलाइंग कॉज का। CO2 जो कम हुई है बॉडी में, उसके लिए अंडरलाइंग कॉज आपका सेप्सिस भी हो सकता है, CNS डिसीज भी हो सकती है। तो अगर आपका रूट कॉज ये है, सेप्सिस है या CNS डिसीज है, तो आपको सबसे पहले इनको ट्रीट करना है। अगर किसी पेशेंट में काउंट बढ़े हुए आते हैं
टीएलसी काउंट बढ़े हुए आते तो पहले आपको हायर एंटीबायोटिक को जाना है और इस सेप्सिस को ट्रीट करना है। अगर कॉज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो उसको आपको पहले ट्रीट करना है, जिससे कि पेशेंट का जो हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है और जो CO2 वॉश आउट हो रहा है वो रुक सके। दूसरा कॉज हो सकता है कि अगर किसी चीज का इंटॉक्सिकेशन हुआ है, उससे भी मेटाबॉलिक सॉरी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होता है। इंटॉक्सिकेशन हुआ है तो हम वहां पर गैस्ट्रिक लवाज कराएंगे, सबसे पहले एमएसएस कराएंगे, उल्टियां कराएंगे। ठीक है, एमएसएस यानी कि गैस्ट्रिक लवाज कराएंगे, है ना। इसके बाद O2 थेरेपी देंगे। अगर एक्यूट हाइपोक्सिया में एक्यूट हाइपोक्सीमिया में है मरीज, उसे ऑक्सीजन की कमी है, तो हम उसे ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। इसके अलावा हम उसे बोल सकते हैं आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ इन द पेपर बैग। ये क्या चीज़ है भाई पेपर बैग? एक सिंपल सी पॉलीथीन या आप कोई सा भी बैग ले लीजिए, पेशेंट को बोलिए कि इसमें सांस ले। इसमें पेशेंट उसने उस बैग में अपना मुंह करके सांस लेगा, जिससे क्या फायदा होगा हमको कि जो भी एक्सपायर एयर है, जो एयर को वो एक्सपायर करेगा बैग के अंदर, उसी को वो रीब्रीथ करेगा, तो उसमें CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो उस बढ़ी हुई कंसेंट्रेशन वाली CO2 को वो फिर से इनहेल करेगा। और उससे हमारा जो मेन मोटिव है कि ब्लड CO2 बढ़ जाए, जिससे कि पीएच घट जाए। ये वाला कंडीशन यहाँ पर में फुलफिल हो सकता है। कौन सा कंडीशन में? पेपर बैग में अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि ब्रीथ करें। इसके बाद सबसे आखिरी में जो हम आईसीयू सेटअप में करते ही करते हैं वो है मैकेनिकल वेंटिलेशन। कि अगर उसके बाद भी CO2 वैल्यू कम होती जा रही है, ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसे वेंटिलेशन पर यानी कि मैकेनिकल वेंटिलेशन उसको प्रोवाइड कराएंगे। चाहे वो बाईपैप के फॉर्म में हो, चाहे वो वेंटिलेटर के फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो सकता है मैकेनिकल वेंटिलेशन।